चर्चा को हमने प्रारंभ किया है और यह तीसरे अध्याय के माध्यम से तीन लोक का आकार, प्रकार, रचना, कहाँ कौन से जीव है, कहाँ कौन सी पृथ्वियाँ है, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास का प्रयोजन इतना ही है कि इस पंच परावर्तन रूप संसार में ये निर्णय तो हो जाए कि इस पंच परावर्तन रूप संसार में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ मैंने जन्म लिया नहीं हो, और एक भी स्थान ऐसा रिक्त नहीं है कि अनंत बार वहाँ पर जन्मा हो। ओके, ये निर्णय करना अत्यंत जरूरी है। तो ये भटकने की, घूमने की और घूमकर फ्रेश होने की जो कल्पना है इस जीव की, वो थोड़ी सी वो कषाय जो है वो मंदता को प्राप्त होती है। आज प्रसंग बना कहीं थोड़ा सा जाने का, तो वहाँ की भाग दौड़, गर्दी, रास्ते की ट्रैफिक देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जीव कितनी कठिनाई और पराकाष्ठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। कितना सहज है कि एक जगह पर बैठकर हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें और सहज तत्व निर्णय करके अपना सुख का मार्ग खोज ले। आइए एक लघु प्रयास, एक पुरुषार्थ भरा प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन लोक की रचना कैसी है। केवल ज्ञान में ये तीन लोक कैसा झलक रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कल देखा कि ये तीन लोक 343 घन राजू प्रमाण है। ऊपर एक राजू, फिर बीच में मतलब ऊपर के जो मृदुंग में 5 राजू, फिर मध्य लोक में आएगा तो 1 राजू, और 1 राजू से नीचे पैर फैलाए है, वहां पर नीचे बढ़ते बढ़ते 7 राजू, और पूरी ऊंचाई है 14 राजू, और डेप्थ जो है वो 7 राजू की। तो इस प्रकार ये 343 घन राजू। ये तालिका वाली बुक में आपने उसका घनफल जो निकाला है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली निकाला है। उन्होंने क्या किया, 1 राजू प्लस 5 राजू प्लस 1 राजू प्लस 7 राजू, कितना हो गया? फिर से 1 राजू प्लस 5 राजू प्लस 1 राजू, कितना हुआ? 1 प्लस 5 प्लस 1 7, राइट? 7 प्लस 7 कितना हुआ? 14। इसको 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दिया तो क्या आएगा? 4 से भाग देने पर 3.5 राजू आ गया। ठीक है, 3.5 गुना 14 गुना 7, 14 क्या टोटल हाइट ले ली, ओके, और डेप्थ कितनी है? 7 राजू, तो 14 इंटू 7 इंटू 3.5। अगर ये इसका गुणाकार करते हैं तो 343 घन राजू आ जाता है। ठीक है, चलिए हमको आज 2-3 बातें देखनी है, इंटरेस्टिंग बातें। एक तो त्रस नाली कितनी हाइट में कितनी है ये देखना है, ओके। दूसरी बात, त्रस नाली का व्यास मतलब उसका घनफल देखेंगे कितना निकलता है। और तीसरी बात ये देखना है कि ये जो वात वलय है उनकी क्या व्यवस्था है। जैसे आप आज दोनों बुक्स लगेंगे, एक तो जैन भूगोल वाली बुक भी आप खोल कर रख सकते हैं, वहाँ का एक चार्ट देखना है, और एक अपना तत्वार सूत्र तालिका वाला, ये दोनों लग सकते हैं। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन भी कर दूं, मैंने परसों दिन के स्वाध्याय में गलती से बोल दिया था कि ये जो नरक के जो बिल है, तो नरक के बिल में क्या, पहला पटल जो है वहां पर एक इंद्रक बिल और 48 दिशाओं में और 47 विदिशाओं में, ऐसा बोला था शायद मैंने। तो वो थोड़ा सा करेक्ट करना है। पहले पटल पर
49 सभी दिशा 4 दिशाओं में और 48 विदिशाओं में, ये इतना चेंज करना है। आज हम वो भी जैन भूगोल के बुक में चार्ट नंबर 13 है, चार्ट नंबर 13, उसके ऊपर से अपन देख लेंगे। तो आ जाइए, अब पहले थोड़ा सा वात वलय की चर्चा करते हैं। ऐसे 10 स्थान हैं जहां पर वात वलय 20,000 योजन के 20,000 योजन के ऐसे वात वलय पाए जाते हैं। कहां पर है तो थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इजी है। 8 पृथ्वियां है, 8 पृथ्वियां, तो 8 पृथ्वियों के नीचे, क्या कह रहा हूं, 8 पृथ्वियों के नीचे 20,000 योजन के 3 वात वलय है। जैसे अपन ने देखा था ईशत प्रागभार, ईशत प्रागभार के नीचे घनोदधी वात वलय 20,000 योजन, फिर घन वात वलय 20,000 योजन, फिर तनु वात वलय 20,000 योजन, ऐसे 3 वात वलय पाए गए। आ जाइए नीचे, अपनी पहली पृथ्वी कौन सी है, रत्नप्रभा। रत्नप्रभा के नीचे क्या है, रत्नप्रभा के नीचे 20 के 3, फिर रत्न शर्करा, शर्करा के नीचे 20 के 3, फिर रत्न प्रभा शर्करा होगा रत्न बालुका प्रभा, बालुका के नीचे 20 के 3, ऐसे 8 पृथ्वियों के नीचे कितने हो गए, 8, 20,000 योजन के वात वलय। ओके, फिर कलकला है, कलकला, कलकला के नीचे 20 के 3 वात वलय। ओके, ये 9वां हुआ। और 10वां कलकला की साइड, कलकला की साइड, यहां पर भी 20,000 के 3 वात वलय है। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने मात्र कलकला की साइड कही है, पूरा लोक की साइड में नहीं। क्यों, लोक की साइड के जो वात वलय उनका डायमेंशंस अलग अलग है। अपन तो 20,000 योजन के वात वलयों की चर्चा कर रहे हैं। 10 स्थान जहां पर 20,000 योजन के वात वलय है, 8 पृथ्वियों के नीचे, कलकला के नीचे 9 और कलकला के साइड में 10, ऐसे 10 स्थानों पर दोनों साइड में 20,000 योजन के वात वलय पाए जाएंगे। हमें घनोदधी, घन वात वलय और तनु वात वलय। अब पूरे लोक में कितना, पूरे लोक का जो सराउंडिंग है, पूरे लोक को भी घेरता हुआ जो वात वलय है, उनकी क्या स्थिति है, ये भी थोड़ा एक बार विचार करते हैं। देखिए, लोक को सबसे पहले कवर किया है घनोदधी वात वलय ने। ओके, घनोदधी वात वलय कितना है, तो कहते हैं कि वो, एक मिनट, हाँ 5 योजन। कितना है, 5 योजन। लोक को घेरा, सबसे पहले घेरा है घनोदधी वात वलय ने, उसका थिकनेस 5 योजन का है। सभी बाजू से आपको 5 योजन मिलेगा। 4 मतलब ऑल डायमेंशंस आपको 5 योजन का घनोदधी वात वलय मिलेगा। फिर घनोदधी वात वलय को 4 योजन के घन वात वलय ने घेरा है, 4 योजन का घन वात वलय ने घेरा है, ठीक है। और घन वात वलय को 3 योजन का तनु वात वलय ने घेरा है, ठीक है। तो बाकी का पूरा लोक जो है ना, उसके 5, 4, 3 ऐसे थिकनेस के वात वलय है। और आप सबको ज्ञात है कि हमने सिद्ध क्षेत्र अर्थात सिद्ध शिला के ऊपर जो वात वलय देखे थे, वहां तो 2, 1 और 1575 धनुष, 2 कोश
एक कोश और 1575 धनुष, इतने वात वलय की थिकनेस ऊपर देखी थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि 3 लोक, राइट, 3 लोक में सबसे ऊपर 2, 1, 1575, मैं खाली सांकेतिक शब्द बोल रहा हूं, आप यथा योग्य यूनिट्स लगा दीजिए। साइड्स में 5, 4, 3, ओके, क्या है ये योजनों में। और प्रश्न है 5 योजन, 5,000 नहीं, 5 योजन, खाली 5 योजन, ठीक है। और नीचे 20,000 योजन, कलकला के नीचे 20,000, 20 के 3 है। और हमने देखा प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 20 के 3 वात वलय पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इन ब्रीफ हमने वात वलयों के लोकेशंस देखे और उनका थिकनेस भी देख लिया। हाँ, याद रखना आर पार ऐसा 20 और 7 राजू का डेप्थ, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होगा, पूरा 7 राजू तक फैला होगा ये वात वलयों का। चलिए, तो हाँ बोलिए। आकाश है, आकाश, पूरा आकाश है। यस, देखो, और एक बात, जिनागम वैक्यूम को मानता ही नहीं है। अपने यहाँ पर वैक्यूम नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी अपन कितना भी कहे कि वैक्यूम पैक्ट, ये सब बातें अपन आज का साइंस कहता है, लेकिन जिनागम मानता है कि ऐसा वैक्यूम अपने यहाँ पर संभव ही नहीं है। यही प्रश्न था भैया? ओके। हाँ, उसको हाँ आकाश ही कह रहे हैं ना। हाँ, आकाश ही कह रहे हैं अपन, वैक्यूम नहीं कह। अच्छा, आप कह रहे कि वैक्यूम को आकाश कहो। वैक्यूम मतलब वहां पर कुछ भी नहीं, ऐसा कहना है आज के साइंस का। और हम कह रहे हैं आकाश होते हुए भी वहां पर है ना सब कुछ। क्या है? अरे ये सूक्ष्म जीव है कि नहीं है, तो हम उसको वैक्यूम कैसे कह पाएंगे? आकाश मतलब पृथ्वी नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में आकाश कह दिया, लेकिन लोकाकाश में सर्वव्यापी ऐसे सूक्ष्म जीव है, तो इस न्याय से वहां पर सूक्ष्म जीव तो फैले ही है, ठीक है। और देखिए ना उस विचारणीय बिंदु, वहां पर 5 स्थावर, सूक्ष्म स्थावर वहां पर है। मतलब जितना भी आकाश का दिखाई दे रहा है लोकाकाश के अंदर, 5 सूक्ष्म स्थावर पाए जाएंगे। 5 मतलब 5 में सूक्ष्म जल भी है कि नहीं है ना। अब कैसे बताए? वहां पर सूक्ष्म पृथ्वी भी है, सूक्ष्म पृथ्वी भी है वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना है। ये एक बात हो गई। चलिए अभी अपन ना जो त्रस नाली है, त्रस नाली का क्या डायमेंशंस हो रहा है ये भी समझते हैं। देखिए, त्रस नाली ऊपर से तो अपने को अगर टॉप व्यू लगाते हैं तो टॉप व्यू में हमको क्या दिखाई दे रही है? 1 राजू बाय 1 राजू, ठीक है। चौकोन दिखाई देगा ऊपर से, लेकिन सामने से देखेंगे हम तो हमको त्रस नाली की पूरी अपन डेप्थ ले उसको या हाइट देख ले, जो कुछ कहना है आपके ये, वो जो है कितनी है? तो कहते हैं कुछ कम 13 राजू। क्या कहा? कुछ कम 13 राजू, मतलब 13 राजू पूरी नहीं है त्रस नाली, तो कुछ कम 13 राजू। 14 राजू क्यों नहीं कहा? देखो 14 राजू की लोक नाड़ी है और एक नाड़ी है 14 राजू की लोक नाड़ी है, उसमें फिर वो कलकला का भाग भी ले लिया गया।
लेकिन यहाँ पर कुछ कम तेरा राजू का आशय क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, कुछ कम में क्या क्या लिया गया है पहले तो ये समझेंगे। देखिए, अब सबसे ऊपर पहले देखते हैं। ऊपर हमने क्या देखा था कि सिद्धशिला। ओके, सिद्धशिला ईशत प्रागभार है, राइट। ईशत प्रागभार के ऊपर सिद्धशिला। मेरा प्रश्न है आपसे कि सिद्धशिला पर त्रसजीव पाए जाएंगे, मतलब सिद्धशिला कहो या ईशत प्रागभार पर त्रसजीव पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? कौन से त्रसजीव है वहां पर? दो इंद्रिय, तीन, कौन से? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, अब ये क्लियर करना है। त्रस नाड़ी का जो लेवल है वो हमको सर्वार सिद्धि तक ही लेना है। कहां तक लेना है? सर्वार सिद्धि तक ही लेना है। क्यों? क्योंकि सर्वार सिद्धि के ऊपर एक 12 योजन का ध्वज दंड, वहां पर कुछ है क्या? नहीं, वो वात वलय में है वो। और 12 योजन के ध्वज दंड के ऊपर ये ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी। ईशत प्रागभार पर क्या है? कह रहे हैं कि यहाँ तो सब बादर पृथ्वी का ही पाए जा रहे हैं, तो ईशत प्रागभार पर भी हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब त्रसजीव नहीं दिखाई दे रहे। तो त्रसजीव त्रस नाड़ी में रहते हैं। तो त्रस नाड़ी कहाँ है? सर्वार सिद्धि के विमान के एंड तक, ऊपर में, है ना। इसका मतलब सर्वार सिद्धि के ऊपर लोक के अग्रभाग पर्यंत कितना अंतर है वो पहले अपन निकालेंगे। उसको क्या करना? 13 राजू में से माइनस करना है हमको, 13 राजू में से माइनस करना। देखिए, अब क्या लेंगे? सर्वार सिद्धि के ऊपर 12 योजन का ध्वज दंड, ये ले लिया। 12 योजन के ऊपर 8 योजन की ईशत प्रागभार पृथ्वी, ये ले ली। ईशत प्रागभार के ऊपर 2 कोश का घनोदधि वात वलय प्लस 1 कोश का घन वात वलय प्लस 1575 धनुष का तनुवात वलय, इतना सब ऐड करना है ऊपर की तरफ। फिर से रिपीट करूं, 12 योजन का ध्वज दंड, 8 योजन की ईशत प्रागभार, उसकी थिकनेस, मोटाई, फिर 2 कोश का घनोदधि, 1 कोश का घनवात वलय और 1575 धनुष का तनुवात वलय। ठीक है, ये इतना अपने को ऐड करना पहले। ये ऊपर की तरफ की बात हो गई। अब नीचे आएंगे। नीचे कहां पर आना है? 7वीं पृथ्वी के नीचे। ठीक है, 7वीं पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो कह रहे 8000 योजन की 7वीं पृथ्वी है। ठीक है, लेकिन 7वीं पृथ्वी में क्या है? ऊपर के 4000 योजन में ही सब पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? वहां नरक बिल पाए जा रहे हैं। नीचे के भाग जो है, मतलब 7वीं पृथ्वी के 2 भाग करने, नीचे के भाग का थिकनेस 3999 1/3। क्या कहा? 3999 1/3 योजन। इतने भाग में क्या है? त्रसजीव है ही नहीं, अर्थात वहां पर नरक की, मतलब नारकी ही नहीं है। पृथ्वी है लेकिन नारकी नहीं है। ओके, तो वहां पर त्रसजीव नहीं पाए जाएंगे। तो रियलिस्टिकली त्रस नाड़ी का हाइट कितना है? तो त्रस नाड़ी का हाइट अब निकालना है। क्या? 13 राजू में से ये सब माइनस करना है। 3999 1/3 योजन, और ऊपर का कितना? ऊपर का 12 योजन प्लस 8 योजन प्लस 2 कोश
प्लस 1 कोश प्लस 1575 धनुष। अब ये अलग अलग यूनिट्स में है, इसको कैसे निकाला जाए? तो सभी को अपन क्या करेंगे, अपन धनुष में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? धनुष वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए, एक योजन इज इक्वल्स टू 4 कोश, एक योजन इज इक्वल्स टू 4 कोश, और एक कोश इज इक्वल्स टू 2000 धनुष, एक कोश इज इक्वल्स टू 2000 धनुष। और एक यूनिट लिख लीजिए, एक योजन इज इक्वल्स टू 8000 धनुष, एक योजन इज इक्वल्स टू 8000 धनुष। ठीक है, तो हमने सबको अब कोश में हो, योजन में हो, सबको हमको धनुष में कन्वर्ट करना है। तो तैयार है? जस्ट फिगर मैं बोल देता हूं फटाफट, तो आप सब जोड़ करते जाइए। कैलकुलेटर भी आप सबके पास होंगे ही होंगे। देखिए, सबसे पहले 12 योजन, 12 योजन को हमने धनुष में कन्वर्ट किया, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 योजन को? 8000 से। तो क्या होगा? 12 इंटू 8000 इज इक्वल्स टू, धनुष में कन्वर्ट होगा फिगर 12 प्लस 8, 8 क्या है? 8000 की ईशत प्राग भार है, तो सॉरी 8 योजन की ईशत प्राग भार है। तो 12 प्लस 8 दोनों का जोड़ लगा दीजिए और 20 इंटू 8000 कर दीजिए, 20 इंटू 8000। ठीक है, एक। दूसरा, दो कोश का कीजिए, 2 कोश को कितने से मल्टीप्लाई करना? 2 और 1, 3 कोश को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 कोश को 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, उसका जो कोई आएगा आंसर 6000। ओके, 1575 धनुष में कुछ करना ही नहीं है, वो तो वैसे का वैसा रख देना है। ठीक है, आइए आगे। अब नीचे अधोलोक में 3999 योजन और 1/3 योजन, ऐसे दो अलग अलग लेंगे। 3999 योजन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8000 से। क्यों? धनुष में कन्वर्ट कर रहे, 8000 से मल्टीप्लाई करना। और 1/3 को भी 8000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 1/3 को भी हमने 8000 से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए मुझे, इसका टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 20 इंटू 8000 1,60,000 आएगा, बराबर। 20 इंटू 8000 1,60,000 बराबर, प्लस 6000 प्लस 1575 प्लस 3999 इंटू 8000 कितना आ रहा है? एक्चुअली अगर 4000 होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाता, लेकिन वो 3999 मतलब एक कम करना है, तो एक 8000 कम कर दीजिए, कितना आएगा? 32 में से 8000 लगभग 31 लाख 31,99,2000। 2000। ठीक है, और 1/3 इंटू 8000 कीजिए, 1/3 इंटू 8000 241.66 ऐसा आएगा क्या? 2666। हाँ, 266 मतलब 241.6667, राइट? उसको 7 में, तो 0.67 इज नथिंग बट 2/3, 2/3 है कि नहीं? 0.67 इज नथिंग बट 2/3, राइट? तो अब सबका जोड़ कर दीजिए, सबका टोटल मार दीजिए, 2/3 छोड़ दीजिए, बाकी सबका। 32, 16, 22, 41 है? नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। 32, 16, 22, 41 321 lakhs 62,241।
कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। 3,62,21,241 ऐसा आना चाहिए। 3,62,00,000 3,621,241 ऐसा आना चाहिए। पहले आपने 1,60,000 बताया, फिर 6,000 बताया, 1,575 बताया, फिर वो 3,19,00,000 आया, फिर 200। हाँ, कितना आया आपको? 3,21,00,000 आ रहा है क्या? मैंने गलत बोला। 3,21,62,242। राइट। ओके, करेक्ट। ठीक है, 3,21,62,241 प्लस 2/3 योजन। इसको क्या करना? इसको कम करना। किस में से कम करना? 13 राजू में से कम करना। 13 राजू क्यों ले रहे साहब आप? अरे एक राजू की कलकला है तो एक राजू की कलकला छोड़ दो। अब बचा कितना? 14 राजू में से एक राजू गया तो 13 राजू। अब 13 राजू में भी इतना कम कर दीजिए। तो एक्चुअल त्रस्त नाली कितनी है? 3,21,62,241 2/3 धनुष कम 13 राजू। समझ में आ गया? हम एक सामान्य कथन चलता है 13 राजू की त्रस्त नाली, लेकिन विशेष कथन ये है। समझ में आया? ये एक जानकारी आपने ली। अब दूसरी बात कि इस त्रस्त नाली का घनफल क्या है? तो घनफल सीधा है, 1 राजू बाय ये 13 राजू में इतना अमाउंट कम करेंगे तो वो उसका घनफल आएगा। एक्चुअल आंकड़ा कुछ नहीं है। क्या आंकड़ा निकलेगा? उतना ही निकलेगा। कुछ कम मतलब 3,21,62,241 2/3 धनुष कम 13 राजू इंटू 1 राजू बाय 1 राजू, बस। तो जो कोई घनफल आएगा वो आएगा। तो ये एक बात हो गई। अपन ने त्रस्त नाली का घनफल लिखा, त्रस्त नाली की वो टोटल हाइट निकाली। ओके, और हाँ, और कलकला का भी देख लिया। देखो नीचे कलकला के चारों बाजू में 20-20 हजार के वाट वाले हैं, ये याद रखना। और ऊपर लोग के बाकी सब जगह पर कितना है? 5-4-3 ऐसे कोश में पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आ गया। और एक बात देखनी है अपने को, जो अपनी मध्यलोक में आए थे अपन। मध्यलोक में कौन सी पृथ्वी थी पहली? रत्नप्रभा। रत्नप्रभा के अपन ने कितने भाग किए थे? 3 भाग, खर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। खर भाग का थिकनेस कितना था? 16,000 योजन। पंख भाग का कितना था? 84,000 योजन। और अपबहुल भाग का कितना था? 80,000 योजन। अब खर भाग को इमेजिन कीजिए। खर भाग में हमने कितने डिवीजन किए थे? कितनी पृथ्वियां बनाई थी? 16 पृथ्वियां बनाई थी। 16, राइट। 16 में पहली पृथ्वी का नाम क्या था? चित्रा पृथ्वी, जहां पर हम अभी विद्यमान है, चित्रा पृथ्वी। ठीक है। दूसरी कौन सी थी? वज्रा। तीसरी जो होगी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 16वीं। ठीक है। अब यहां पर कौन है? पहले ये भी प्रश्न आया। तो यहां पर आचार्य देव ने कहा कि देखो, पहली पृथ्वी को छोड़ दो और नीचे की 16वीं पृथ्वी को छोड़ दो। ओके। अब बीच में जो 14 पृथ्वियां है, 14 पृथ्वियों में 7 प्रकार के व्यंतर देव, किसको छोड़कर? वहां पर राक्षस जाति के व्यंतर देवों को छोड़कर अन्य 7 जाति के व्यंतर देव पाए जाएंगे। ठीक है। और
प्लस प्लस करना है। इन्हीं 14 पृथ्वियों में असुर कुमार नामक भवनवासी, इनको छोड़कर बाकी 9 प्रकार के भवनवासी देव यहां पर पाए जाते हैं। समझ में आया? फिर से बोलूं, देखो टोटल 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं और 8 प्रकार के व्यंतर देव है। तो उनमें से व्यंतर देव में से राक्षस को छोड़कर बाकी सभी व्यंतर देव यहां पर इन 14 पृथ्वियों में पाए जाएंगे, प्लस 9 प्रकार के भवनवासी असुर कुमार जाति के देवों को छोड़कर। ठीक है, असुर कौन है? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ठीक है, असुर कुमार देव ये अन्य जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए चौथे अध्याय का 10वां और 11वां सूत्र, वहां पर 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर, इनकी चर्चा है। ठीक है, देखिए 10वें सूत्र में क्या है? भवनवासिनो क्या क्या? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ऐसे 10 है। उनमें से क्या कहा? असुर कुमार को छोड़ दीजिए, असुर कुमार छोड़ दीजिए। बाकी 9 प्रकार के जो भवनवासी है ये इन 14 पृथ्वी में। 14 पृथ्वी कौन सी? खर भाग की पहली चित्रा पृथ्वी छोड़ दीजिए और 16वीं पृथ्वी छोड़ दीजिए। बीच की जो 14 पृथ्वियां है उसमें ये भवनवासी के 9 प्रकार के देव। और व्यंतर के कौन से आएंगे? राक्षस को छोड़ना है, मतलब कौन से? किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच। राक्षस नहीं है। ठीक है, तो ये भूत पिशाच ये सब व्यंतरों के नाम है। ठीक है, चलिए, तो ये 7 प्रकार के व्यंतर यहां पर पाए जाते हैं। एक प्रश्न और खड़ा हुआ कि आप राक्षस कहाँ रहते हैं और असुर कुमार कहाँ रहते हैं? तो उसका समाधान इतना ही है कि जो दूसरा भाग है रत्न प्रभा पृथ्वी का, अब बहुल भाग में राक्षस और असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। ठीक है, सर्वत्र उनके ये फैले हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है, वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितनी फैली है? पृथ्वी इस एंड से उस एंड 7 राजू का उसका ये है, लेकिन असुर कुमार देव कहाँ कहाँ होंगे? पूरे 7 राज्यों में होंगे या 1 बाय 1 के खेल में होंगे, मतलब 1 बाय 1 की परिधि में होंगे? कहाँ होंगे? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? 1 बाय 1 में होंगे। देखो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पूरी 7 बाय 1 की है, लेकिन उसमें 1 बाय 1 में ही पाए जाएंगे। क्यों? त्रस नाली की बात चल रही है, तो त्रस नाली के बाहर ये थोड़ी त्रस जीव होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। अब बहुल में क्या है? अब बहुल में राक्षस और असुर कुमार जाति के देव। अब बहुल का कितना था? 84,000 योजन की अब बहुल पृथ्वी थी। ओके, अब और सॉरी, मैंने अब बहुल का खर भाग, पंख भाग, पंख भाग में, अब बहुल भाग में नहीं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। पंख भाग में 84,000 के पंख भाग है। पंख भाग में ये राक्षस और असुर कुमार है। अब बहुल में तो नरक पृथ्वियां है। अब बहुल भाग में नरक पृथ्वियां है, वहां से वे पटल चालू होते हैं। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा पटल का भी देख लेते हैं।
अब बहुल भाग में आ गए अभी हम। अब बहुल भाग में कितने पटल है? पहली नरक पृथ्वी है ना, तो पहले नरक पृथ्वी के कितने पटल कहा? 13 पटल है ना, अपन ने परसों दिन देखा था 13 पटल। 13 पटल में सबसे बीचों बीच वो इसका ड्राइंग अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो जैन भूगोल में सबसे स्टार्टिंग में चार्ट्स है। ओके, उन चार्ट्स में 13वां नंबर का चार्ट, 13 नंबर का चार्ट है, उसको जरा खोल दीजिए तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैन भूगोल 13वां नंबर का चार्ट। नरक बिल ऐसा उस चार्ट का नाम है, नरक बिल। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे अपन पहला नरक के पहला पटल की चर्चा कर रहे हैं। पहले नरक के पहले पटल की चर्चा। टोटल कितने पटल है? 13 पटल है। ओके, उसमें पहले पटल की चर्चा कर रहे हैं। पहले पटल पर सबसे बीचों बीच एक इंद्रक बिल है। सात प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी, वो चित्रा पृथ्वी को छोड़कर और नीचे की 16वीं पृथ्वी को छोड़कर बीच में जो 14 पृथ्वियां है वहां पर वे रहते हैं। ठीक है, तो हाँ, बाकी असुर कुमार और राक्षस जाति के देव पंख भाग में रहते हैं। 84,000 योजन जो है ना नीचे पंख भाग, तो उस पंख भाग में ये राक्षस और असुर कुमार रहते हैं। राक्षस ये व्यंतर जाति के देव और असुर कुमार ये भवनवासी के देव। ठीक है, हाँ, और इतना आगे तो आएगी चर्चा, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए ज्योतिष देव ये मध्यलोक में है। ठीक है, ज्योतिष देव मध्यलोक में वे मेरु आदि की प्रदक्षिणा करते हैं, तो वे वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये सब जीव ही है ना, मतलब ये सब और पिशाच वगैरह सब। हाँ, ये तो जीव है, देव आयु है इनकी और संगी पंचेंद्रिय है। ठीक है, ये यहाँ पर भी देव भी होंगे, उनकी रानियां भी होंगी, उनकी देवियां भी होंगी, सब होगा। ठीक है, मध्यलोक की हाइट मेरू पर्वत की इतनी रहेगी? मेरू पर्वत जितनी। यस, मध्यलोक मेरू पर्वत खत्म हुआ, वहां पर एक बाल का अग्रभाग जाने जितनी जगह और ऊर्ध्वलोक चालू हो गया। ठीक है, भैया मध्यलोक का घनफल जो है हाँ 1,44,000। एक राजू बाय 1,40,000 योजन। 1,40,000 और 7 राजू आएगा विड्थ में। नहीं, अपन मध्यलोक की बात कर रहे हैं ना, त्रस नाली का मध्यलोक की बात कर रहे हैं अपन, ओवरऑल मध्यलोक की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पूरे मध्यलोक को 7 राजू का विड्थ आएगा। हाँ, फिर वहां पर 7 राजू लेना, लेकिन अपन मुख्यतः क्या है, त्रस नाली के अनुसार ही तो सब मध्य ऊर्ध्व और अधो की चर्चा चलेगी, क्योंकि बाकी अन्य जगह पर क्या है, बाकी भली पृथ्वियां हो कुछ भी हो, लेकिन वहां पर त्रस जीव नहीं पाए जाएंगे। तो आपने त्रस नाड़ी की अपेक्षा ये सब मध्यलोक की चर्चा। और भैया जो सूक्ष्म बादर जीव है और बादर जीव जो है पृथ्वी का, तो उनमें फर्क क्या रहता है और कैसे रहते हैं? तो अभी जो अपने को मिट्टी जो दिखती है, हाँ, उसमें कौन से जीव है? हाँ, देखिए, मिट्टी जो है वो तो बादर पृथ्वी है। ठीक है, मतलब अगर जीव होगा तो वो बादर पृथ्वी ही है। क्यों? क्योंकि कोई वो शरीर है और शरीर का कोई ना कोई आधार है, राइट, उसमें इसलिए जीव पाया जा रहा है। अब ये जो सूक्ष्म जीव है ना, वो किसी को अड़ता नहीं है, किसी को अड़ाता नहीं है,
वो प्रतिघात से रहित है, और बादर जीव जो होता है उसका शरीर प्रतिघात से युक्त है। बस इतना अंतर है। जो अड़ता है वो बादर, और जो अड़ता नहीं है वो सूक्ष्म, ऐसा कहा जाएगा। तो उसको फिर आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, पृथ्वी का ही है, जल का ही है? क्योंकि उसको शरीर उसका अड़ता नहीं, मतलब शरीर है या नहीं? शरीर है शरीर है लेकिन अड़ता नहीं है। देखो ना, यही तो विशेषता है उस शरीर की। तो प्रश्नकारों ने तो प्रश्न कर दिया उसको लेकर